स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला है। उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन पहले बाजार की चाल आपको भी दिखा देते हैं। तो ये ताज़ा तस्वीर है। अरुण कुमार मंत्री करीब 1.43% के रिटर्न्स पर, अमित करीब 1.16% के रिटर्न्स पर हैं, आशीष कयाल भी इस समय पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। अब आते हैं मार्केट के एक्शन पर। तो निफ्टी बैंक में एचडीएफसी के बल पर एक जोरदार तेजी आज बनती दिखाई दी और उसी का एक रिफ्लेक्शन निफ्टी में भी बनता दिखाई दिया। निफ्टी करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, नियरली 2% का गेन देखने को मिला है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और पूरा जोश वो एचडीएफसी बैंक के वजह से आया है, जहां पर स्टॉक 3.5% ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहा है। खुलने के साथ ही यहां पर तेजी बनी है, क्योंकि उम्मीद यही है कि एफआईआई की शेयर होल्डिंग नियमित 55% के नीचे जाती हुई इससे एमएससीआई में इसका वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग 2 गुना हो सकता है, 2.5 से 2 गुना हो सकता है कंपनी का वेट। इसीलिए उस उत्तम मोमेंटम। तो एचडीएफसी बैंक अकेले अपने बल पर 650 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है और फिर हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई, एक्सिस और बाकी स्टॉक्स में तेजी बनती हुई। तो आज के मोमेंटम को कैसे पढ़ना है, आज क्या ट्रेड लेना है, इस सब पर बातचीत होगी, जहां पर आज तेजी अच्छी खासी है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। अमित, पहले तो एचडीएफसी बैंक पर के बल पर ये जो तेजी बनी है 53,000 आई बेग योर पार्डन, इसके ऊपर निकलता हुआ निफ्टी बैंक में और कितनी तेजी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, कल के सत्र में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट डेज लो पे क्लोज किया था। देयर वाज अ बिट ऑफ अ पेसिमिज्म कि थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आएगा बिकॉज आईसीआईसीआई एक्सिस वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। ओवरनाइट न्यूज जो यूएस आई, उसके बाद हमने एचडीएफसी बैंक का सेटअप कल भी अच्छा था, लेकिन एक कल की रात की न्यूज के बाद इसमें एक अच्छा खासा अपथ्रस्ट हमें मिला एंड दैट इज व्हाट इज ईडिंग द बैंक निफ्टी। तो चेस करना मैम मुश्किल है बिकॉज ऑलरेडी 1000 पॉइंट अप है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो वो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 52,700 एंड प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 53,500। 53,500 अगर आपने सुबह में लिया तो अच्छा है, बने रहिए, चेज करने की कोशिश ना करें आज के इस ट्रेड को इंडेक्स वाले। आशीष, एचडीएफसी बैंक चेज करना है या नहीं? देखिए, ओवरऑल जो रुझान है एचडीएफसी बैंक का आज ही नहीं, काफी दिनों से पॉजिटिव और ये ऊपर की ओर चल ही रहा है, लेकिन चेज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। अगर आप डेली आरएसआई देखें तो वो भी 79 पे है और काफी ऊपर आ चुका है। ओवरऑल रुझान रहेगा बाय ऑन डिप्स का, और एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन अराउंड 1760 1765 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक आपको डिप्स पे 1765 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय करने की राय होगी। ऊपर में हम टारगेट करीबन 1850 का स्टॉक में देख सकते हैं, और इसी के कारण बैंक निफ्टी और एक और चीज जो इंडेक्स के नजरिए से देखनी होगी कि हर दिन एक अलग क्षेत्र, अलग सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कभी आईटी करता है, कभी बैंक निफ्टी, कभी एचडीएफसी या कभी रिलायंस। तो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा है, रेंज में रह रहा है, लेकिन रुझान पॉजिटिव ही है और चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना होगा। ओके, बाय साइड पर ही रहिएगा। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन सिमिलरली, गुड मॉर्निंग अशोदा जी। अगेन सिमिलरली सेम अप्रोच रहेगी, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। एक चीज अच्छा हो चुका है आज मार्केट में, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो काफी ऊपर आ चुका है। 23,150 आप कह सकते हैं निफ्टी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 23,300 23,350 इमीडिएट टारगेट्स मार्केट में रहने चाहिए। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही बुलिश है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब तक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में मोमेंटम है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है, पर जिनकी भी ट्रेड निफ्टी में है उनका 23,150 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर मार्केट अप जाता है तो अपने पोजीशन से एक बार का एग्जिट लेने की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव मार्केट में इस समय अप्रोच क्या लेनी चाहिए। अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स बनाए हैं और उनमें क्या रिटर्न्स बने हैं उस पर आते हैं। पहले तो आप अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा। इंजीनियर्स इंडिया में एग्जिट किया कल इन्होंने करीब 258 के लेवल्स पर। सेंचुरी टेक्सटाइल में प्रॉफिट बांधा है 2408 के लेवल्स पर। अरुण, बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, अगेन अशोदा जी, कल भी पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम था, आज भी उसी सेक्टर में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो एचसीआई में बाइंग करने की सलाह है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 263.5 के आसपास चल रहा है।
तो इसको करंट लेवल पे बाई करें, 257 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है स्टॉक 288 तक ऊपर में 1 से 2 दिन में जा सकता है। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पर एक पर्सपेक्टिव बाई साइड का ट्रेड 288 के बियॉन्ड जाने की पूरी क्षमता रखता है और वही टारगेट रहेगा। 257 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है अरुण का ट्रेड। चलिए अब आते हैं आशीष के ट्रेड्स पर। और आशीष के केस में आप देखिएगा इनका डेटा पैटर्न, इन्होंने 3130 पर एग्जिट किया और फिर एनसीसी में आज सुबह में प्रॉफिट बांधा है 339 के लेवल्स पर। आशीष, नया ट्रेड? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है एचबीएल पावर। यहाँ पर एक काफी कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने काफी वॉल्यूम के साथ में ऊपर का एक मूव भी दिया है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ पे गुंजाइश है एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आने की। और ऊपर में हम टारगेट देख सकते हैं एचबीएल पावर में 570 का, स्टॉप लगाना होगा 504 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इस समय स्क्रीन पर आता हुआ एक बार फिर दिखाइएगा प्लीज। टारगेट स्टॉप लॉस के साथ एचबीएल पावर 570 का टारगेट रहेगा और 504 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अमित का पोर्टफोलियो अब आप देखेंगे और अमित के केस में इन्होंने प्राज इंडस्ट्री दिया, कल 744 के आसपास एग्जिट किया। जोमेटो बाय साइड का ट्रेड था, 206 के आसपास इन्होंने वहां पर ट्रेड अपना एग्जिट किया। आज हाउएवर स्टॉक 210 पर है। अमित, आज का फ्रेश ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा रेलटेल। 483 पे ट्रेड कर रहा है रेलटेल। इस स्टॉक ने एक 4 से 5 दिनों पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे ब्रेकआउट दिया था और 3-4 सत्रों में हम देख रहे हैं कि इसने एक ब्रेकआउट रिट्रेस दिया लगभग 470-475 के रेंज में। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। 483 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 525 के और स्टॉप लॉस रहेगा 465 का। 25 का टारगेट और 465 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। यह है रेलटेल पर एक बाय साइड का ट्रेड। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, उस पर हम आएंगे जरूर। लेकिन अब बात करते हैं आज के आईपीओ की। दरअसल 2 इश्यूज आज मार्केट में खुल रहे हैं और उसमें से एक है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, दूसरी कंपनी पर आगे बात करेंगे। अब एमक्योर की खासियत क्या है, इशू साइज मैं आपके सामने रख देती हूँ। कंपनी करीब 1952 करोड़ रेस कर रही है। प्राइस बैंड 960 रुपए से 1008 रुपए के बीच है। इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स कुछ हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ अलग से पैसा भी रेस किया जा रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि एंकर बुक का क्या रिस्पांस था। एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला, करीब 582 करोड़ कंपनी ने रेस किया एंकर इन्वेस्टर्स से। लगभग 48 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अडिया, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम हैं और कई सारी लंबी लिस्ट है दरअसल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 1981 में यह कंपनी खड़ी की गई थी। डेवलप, मैन्युफैक्चर, मार्केट करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और प्रेजेंस 70 देशों में इनकी मौजूद है। अब कंपनी का फोकस यहाँ से आगे क्या रहेगा, क्या प्लान है, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। इस समय मेरे साथ है कंपनी के एमडी और सीईओ सतीश मेहता और कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर नमिता थापर। आप दोनों का ही स्वागत है। सतीश जी, विद योर परमिशन मैं नमिता से पहला सवाल लेना चाहूंगी बिकॉज रोल्स हैव रिवर्स्ड टुडे। शी इज इन द शार्क टैंक। और ये बताइए नमिता, पूरे शार्क टैंक के अंदाज में अगले 5 साल कंपनी का विजन क्या है? Well, all I can say is that MQ की इसमें बहुत expertise है and definitely wish all the investors are in and not out for this one. And good luck for that. Coming to the basics, सतीश जी, आप लोगों ने कंपनी, आपने इनफैक्ट 1980 में कंपनी शुरू की और आपने कई साइकिल्स और काफ़ी R&D पर काम किया है। आज ये जो इशू आ रहा है उसमें प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स कुछ हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं। लेट्स एड्रेस दैट फर्स्ट, क्योंकि निवेशकों के बीच में, रिटेल निवेशकों के बीच में थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है जब प्रोमोटर्स अपना स्टेक कुछ ऑफलोड करते हैं। पोस्ट इशू प्रोमोटर्स का कितना हिस्सा रहेगा, कितना आप ऑफलोड कर रहे हैं, किन किन निवेशकों को एग्जिट दे रहे हैं? आपने CNBC पे मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलने के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 1980 में, अर्ली 80 में मैं ये कंपनी मैंने चालू की
और मैं इसके पहले भी बता रहा था कि देखिए भाई, मैं जब कंपनी चालू की तभी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, आज भी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, क्योंकि 40 साल की मेरी जो जर्नी है उसमें मुझे कोई प्रमोशन मैडम मिला ही नहीं। तो यही काम करते हैं, यही रफ्तार और यही लगन से काम किया। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कंपनी एक चीज मैं खास बताना चाहूंगा कि मैं IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी बैच में का मैं एक ही ऐसा विद्यार्थी था कि जिसने जॉब नहीं ली, क्योंकि जज्बा था कुछ करके बताएंगे। तो उसकी वजह से ये एमक्यूआर की मैंने शुरुआत की, और 40 साल में जो कंपनी बिल्ड की है हम लोगों ने सब साथ में, इसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और R&D का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये काम करते वक्त इस मकाम पे आने के बाद में आपने जो मुझे सवाल पूछा, उसमें ऐसा था कि लिस्टिंग के पहले प्रोमोटर ग्रुप का जो ये था 80 to 83% इज बीइंग हेल्ड बाय द प्रोमोटर ग्रुप बिफोर लिस्टिंग, और पोस्ट लिस्टिंग के बाद में मेरे ख्याल से 78-79% पे आएगा। और उसके बाद में हमारे साथ 2014 से बेन कैपिटल जुड़ी हुई है, उन लोग मेरे ख्याल से आ रहे हैं इसमें, और बाकी जो है वो प्राइमरी है, और दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, और इसके आगे और हिस्सेदारी बेचने की फिलहाल आपका तो प्लान नहीं रहेगा व्हेन यू ब्रिंग इट डाउन टू पोस्ट इशू 79%, राइट नमिता? At this point, let's focus on what's happening. अभी जो हो रहा है उस पे फोकस करते हैं, आगे का हम आगे देखा जाएगा। ओके ओके, आगे की बात करें तो अब यहाँ से आगे आप लोगों का रुझान किस बात पर रहेगा? क्योंकि मैं देख रही थी आपके DRHP में डोमेस्टिक बिजनेस आपका काफी एस्टैब्लिश्ड है, गायनेकोलॉजी, HIV सेगमेंट ने आपने काफी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासी पकड़ है। सो व्हाट इज द फोकस गोइंग टू बी ऑन? डोमेस्टिक मार्केट आपके लिए कितना बड़ा रहेगा और कितना इंपॉर्टेंट है 70 देशों से आगे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करना और रीच बढ़ाना? मैडम जी, ये डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें बहुत ही हमें इंटरेस्ट है। वी लाइक द डोमेस्टिक मार्केट। ये डोमेस्टिक मार्केट जो ग्रो हुआ है फिलहाल, ये $25 बिलियन का मार्केट है, और 8 या 10% ग्रो करता रहेगा। मैं हमेशा एक मिसाल देना चाहता हूँ कि भाई देखिए भाई, हमारी और चाइना, अवर नेक्स्ट डोर नेबर, अवर पॉपुलेशन इज सेम, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन वहाँ जो है इंडस्ट्री हमारे से 4 गुना बड़ी है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक में तो मेरे ख्याल से ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता ही जाएगा। तो उसकी वजह से मैं डोमेस्टिक के पीछे बहुत ही ध्यान देना चाहूंगा। और आपने बताया कि गायनिक में भी आर नंबर 1, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी आर नंबर 1, उसी तरह से HIV में अच्छा काम करे, बाकी सेगमेंट में भी हमारा अच्छा काम चला है। और एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से हम सनोफी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका पूरा जो कार्डियक पोर्टफोलियो जो है उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में एमक्यूआर में आया, कि जिसकी वजह से हम लोग कभी कार्डियोलॉजी में हमारे तो प्रोडक्ट बाकायदे थे ही थे, लेकिन ये प्रोडक्ट आने के बाद में हम लोग कार्डियोलॉजी में भी एक बहुत टॉप प्लेयर की हैसियत से आगे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक में काम करेंगे। आपने पूछा उसी तरह से ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वी लाइक इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट जो है बहुत ज्यादा हद तक डोमेस्टिक की तरह बिहेव करती है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये कंपनी जो बड़ी बनी, उसमें R&D, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो ये जो प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान में बेचे, इंडिया में बेचे, वो हम इमर्जिंग मार्केट में भी बेचेंगे, और उसी तरह से बाकी जो यूरोप और कनाडा में हमारी आज की पोजीशन है उसको भी आगे बढ़ते हुए कंसोलिडेट करते जाएंगे। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसमें मैं ज्यादा ध्यान डोमेस्टिक की तरफ देना चाहूंगा। ओके, अगर एक इंटरनेशनल मार्केट में मुझे नमिता जी आप अंदाजा दे सके, क्योंकि सतीश जी ने साफ कह दिया कि डोमेस्टिक पर अब ज्यादा फोकस रहेगा उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में आपका अमेरिका, यूरोप और दूसरे कंट्रीज से अच्छा खासा योगदान आता है, लेकिन ज्यादा योगदान यूरोप से है। नॉर्थ अमेरिका को लेकर प्लान्स क्या है? अंडरस्टैंड आपने कई सारे एप्लीकेशंस US FDA में फाइल कर दी है, क्या वहां से कुछ गो अहेड और ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए खास तौर से? CEO ने बताया 48% डोमेस्टिक है, 52% ग्लोबल, बट USA इज नॉट अ पार्ट ऑफ ये जो कंपनी हम लिस्ट करने वाले हैं, वो एक अलग कंपनी है, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस विल बी यूरोप, कनाडा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके,
एंड प्राइसिंग रफली इन मार्केट्स में इस समय कैसी है? क्योंकि वी ट्रैक द अमेरिकन मार्केट और इट्स बिन अ मिक्स्ड बैग, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साइंस थी, बट हाउ इज यूरोप डूइंग जहां पर इस कंपनी का सरोकार है? प्राइसिंग तो ऐसा है कि हम लोग जेनेरिक मार्केट में हैं, तो उसकी वजह से प्राइसिंग जो है यूरोप में काफी हद तक स्टेबल है। लेकिन मैडम जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, कि जी। हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाते हैं, तो उसकी वजह से अ, अभी एक एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई फिलहाल यूके में, इंग्लैंड में हमारा एक प्रोडक्ट अप्रूव हुआ एम्फोटेरिसिन बी, और गिलियड साइंस के बाद में हम पहली ऐसी कंपनी के जिसका ये मॉलिक्यूल अप्रूव हुआ। तो हम बाकायदा साइंस की वजह से, जाने की साइंस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर हर एक पे होता है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं कि जितना वो जेनेरिक पे होता है। तो उसकी वजह से ये साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से मैं ये दोहराना चाहूंगा, वी आर स्लाइटली बेटर प्लेस्ड। ओके, नमिता, इफ यू कुड गिव अस एन इनसाइट कि अगले 3 से 4 सालों में आप किस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्ड करने पर जोर देंगे? R&D का कितना बड़ा हिस्सा जो फंड्स आप रेस कर रहे हैं R&D में अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा इन द नियर फ्यूचर? Thank you. This is a great question. So, about currently about 4.7% of our sales हम R&D में invest करते हैं. तो this is a focus जहाँ बहुत भारी focus है on science, technology, bringing first to market molecules. तो ये जारी रहेगा in terms of the percent to sales. Product categories जो आपने बताई, we're in 19 therapeutic areas. तो एमक्योर एक ऐसी कंपनी है जो काफी डिवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस इन थेरेप्यूटिक एरियाज। गायनेक में हम नंबर 1 है, हमारा शेयर है 13.5%, नेक्स्ट प्लेयर इज 5.5% लेस। लेकिन जैसे कि सीईओ ने बताया, सनोफी डील के बाद कार्डियो में भी हमारा बहुत बड़ा प्रेजेंस है, गैस्ट्रो एंटी इन्फेक्टिव्स में भी है। तो वी विल कीप डबलिंग डाउन और हमारा फोकस जारी रहेगा ऑन ऑल दीज 19 थेरेप्यूटिक एरियाज विथ a primary focus on women's health, क्योंकि ये एक ऐसी एरिया है जहां बहुत ही बड़ा गैप है एंड एमक्यू की पोल पोजीशन है टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वाइट स्पेस। So gynecology में, Namita, if I'm and correct me if I'm wrong, your market share is nearly 13.5%. Considering आप लोग पोल पोजीशन में हैं, इसको और कितना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं आप आगे? पोटेंशियल तो बहुत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, अनीमिया। 57% इंडियन महिलाएं हैव अनीमिया एंड मोस्ट ऑफ देम उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें अनीमिया है, क्योंकि अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप पेरिस एस्कॉर्बिट जो हमारा प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ओरोफर एक्सटी देखेंगे, वी हैव अ 51% मार्केट शेयर। लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द फनल टैम देखेंगी with 57% women having it, we haven't even scratched the surface. तो बहुत सारा पोटेंशियल है ऐसे बिग ब्रांड्स में, एंड हमारा पॉलिसी हमेशा रहा है टू मेक द बिग ब्रांड्स बिगर, सो स्काई इज द लिमिट। ऑफ कोर्स, लेकिन सतीश जी, आप ऑफ कोर्स अपना डेट को भी लिमिट करना चाहेंगे एंड अंडरस्टैंड जो आप लोग बियॉन्ड ओएफएस फंड रेस कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट रिड्यूसिंग योर डेट। कितना आप डेट कम करना चाहेंगे पोस्ट इशू, और फाइनेंस कॉस्ट कितनी घटती हुई दिखाई देगी, अगर उसका क्विकली अंदाजा दे सके? ये पक्का दूंगा। उसके पहले मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा, नमिता ने जो बताया, आई विल टेक ओनली 30 सेकेंड्स। एमक्यूर एक ऐसी कंपनी है, गिनी चुनी कंपनी है, कि जो केमिस्ट्री और बायोटेक दोनों में बहुत काम करती है, और बायोटेक्नोलॉजी में भी काफी 7 प्रोडक्ट्स हमारे हैं, और उसमें भी R&D में हम काफी काम कर रहे हैं। अभी कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड मी, हम लोग 800 करोड़ प्राइमरी में रेज कर रहे हैं, उसमें से 600 करोड़ जो है वो डेट कम करने में जाएगा। जहां तक मेरा अंदाज है, मार्च में हमारा 31 मार्च को तकरीबन 1500-1550 करोड़ का डेट था। ये 600 करोड़ से ये डेट घटेगा, और उसी तरह से कंपनी में कैश भी काफी जनरेट होने की वजह से काफी डेट में कमी होने की संभावना है जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फाइनली सतीश जी, आपके मार्जिन्स में देख रही थी, एबिटा मार्जिन्स 2022 में ये रफली 22% के ऊपर थे, और पिछले 2 साल यानी कि 23 और 24 में ये 18-19% पर आए हैं। एक औसतन क्या रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो एमक्योर हिस्टोरिकली शायद रखता आया है और आगे रखने पर ज्यादा जोर देगा एबिटा मार्जिन्स के लिहाज से? हम इसमें 2 विषय, इसका 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। कि इसका जो 23% जो आपको दिखाई दिया, उसमें कोविड का इफेक्ट था, और कोविड के टाइम पे हमने काफी प्रोडक्ट्स कोविड के बेचे थे, उसकी वजह से आपको ये जरा ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ, गए 2 साल में
ऐसा है कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, तो उसकी वजह से हमने दो चीजें की। एक तो ऐसा किया कि हमने 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वी हैव एडेड। अब ये 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो पहली थी वहां आने के लिए समय लगेगा, उसका थोड़ा बहुत ड्रैग है, जरूर ड्रैग है। और दूसरी चीज ऐसी हुई कि गए 3 सालों में हमने तकरीबन 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रुझान किया फॉर फैसिलिटीज। ये 4 नई फैसिलिटीज हमने ऐड की है। हमारे पास टोटली 13 फैसिलिटीज है, 9 पहले से थी, 4 ऐड की। और ये जो 4 फैसिलिटीज है उसको भी रैंप अप करने में, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता ही है और लगेगा। तो उसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट की है सही इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और जहां तक मैं मानता हूं कि नियर फ्यूचर में ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी का ये व्हाट आई वुड से यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी अच्छा होगा, तो उसकी वजह से मार्जिन्स 100% बढ़ेंगे और अच्छे होंगे गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश मेहता और नमिता थापर हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश एमक्योर एंड द एंटायर फैमिली द वेरी बेस्ट फॉर दिस आईपीओ। थैंक यू वेरी मच। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फटाफट एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है, आगे बाद में ट्रेड्स आएंगे, तो फटाफट से रिकैप आपके लिए पूरे पोर्टफोलियो का कर रहे हैं। लेकर आइएगा पहला पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। एक एक स्टॉक के साथ ही हमारे साथ जानकार बढ़ रहे हैं। आशीष ने एचबीएल पावर दिया, 570 टारगेट है, 504 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है? ये स्टॉक इनको 0.39% जोड़कर दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री ने शिपिंग कॉर्पोरेशन जोड़ा, 288 टारगेट, 257 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स के लिहाज से अगर आप देखें तो एससीआई इनके लिए आज 0.3% जोड़ रहा है। वही अमित के रेडार पर था रेलटेल, बाई साइड का ट्रेड, 525 का टारगेट, 465 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इनिशिएट किया है इन्होंने। और रिटर्न्स इधर बन रहे हैं 0.21% के। एक जगह खाली है, 3 ट्रेड शायद आगे आ सकते हैं दोपहर के दौरान, तो 1 बजे उसका एक अपडेट लेकर आएंगे। ताजा तस्वीर अब ये दिख रही है कि अरुण कुमार मंत्री 2.59% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं। आशीष कयाल ने एक अच्छा जंप लिया है, 2.5% के रिटर्न्स इनके, और अमित है 1.36% के रिटर्न्स पर। मुकाबला अब दिलचस्प होने लगा है और 2 दिन बाकी है इस हफ्ते के, और आज का पूरा दिन आगे का बाकी है। आप लोगों के नए ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया आज के लिए सारे कॉल्स देने के लिए। ऑफ कोर्स 1 बजे अपडेट का भी इंतजार रहेगा। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।